नमस्कार साथियों। हिंदी के कालजयी रचनाकार नागार्जुन के जीवन और उनके साहित्यिक परिचय पर हम चर्चा कर रहे हैं। नागार्जुन का रचना काल लंबे समय तक रहा। 1930 से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया और आजीवन वे रचना कर्म में प्रवृत्त रहे। 1998 में उनका निधन हुआ, तब तक निरंतर वे लिखते रहे। लिखने का प्रारंभ उन्होंने मैथिल भाषा से किया था और अब हम देखते हैं कि उनकी मैथिली में कौन से कविता संग्रह प्रकाशित हुए। यद्यपि उन्होंने बहुत सारी कविताओं की फुटकर कविताओं की रचना की, परंतु वे आज उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध प्रकाशित रूप में हैं और जो उनकी रचनावलियों में संकलित है, उनमें एक है चित्रा कविता संग्रह, जो मैथिली भाषा में रचा गया, और एक दूसरी बड़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध रचना रही कविता संग्रह रहा पत्रहीन नग्न गाछ, जो मैथिली में रचित है। और इस रचना पर इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया। पत्रहीन पत्तों से रहित जो गाछ होता है, वृक्ष कि पेड़ जो है जो पत्तों से रहित होकर के हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं पत्ते और वो गिर जाते हैं, तो वो एक तरह से पतझड़ को लेकर के व्यक्ति किस तरह से शून्यता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसके प्रतीक रूप में इस रचना को, इस कविता संग्रह में उनकी कविताएं संकलित हैं। उसके पश्चात वे हिंदी में साहित्य रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि हिंदी उस समय पूरी साहित्य जगत की साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। तो अपनी बात को अधिक से अधिक समाज तक पहुंचाना उद्देश्य था। तो मैथिली में लिखने पर वे क्षेत्रीय कवि ही रह जाते, तो इसलिए उन्होंने मैथिली को छोड़ते हुए हिंदी में रचना करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उनका कविता संग्रह है युगधारा, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुआ। तालाब की मछलियाँ, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में। इस तरह से इन्होंने अनेक कविता संग्रह की रचना की। अनेक इनकी लोक प्रसिद्ध कविताएं भी रही, जो विद्यालय स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कुछ ऐसी कविताएं हैं जो स्कूल के स्तर पर लगी हुई हैं, जैसे अकाल के बाद कविता, गुलाबी चूड़ियाँ कविता। फिर ऐसे इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है बादल को घिरते देखा है, जो बीए के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दंतुरित मुस्कान बीए के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। ऐसे ही उनकी एक लंबी कविता है हरिजन गाथा, जो एमए के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और एक इनकी बड़ी प्रसिद्ध एक बादल को घिरते देखा है, तो इनकी प्रकृति परक कविता है ही। और अपनी पत्नी की स्मृति में, पत्नी को याद करते हुए, अपने स्वजनों को याद करते हुए सिंदूर तिलकित भाल इन्होंने कविता की रचना की। तो अनेक कविताएं इनकी समाज में प्रचलित रही हैं, लोकप्रिय कविताएं रही हैं, जो इनके विचारों को अभिव्यक्त करती हैं, इनकी लोक से जुड़ाव की अभिव्यक्ति करती हैं। लोक संवेदना के कवि रहे हैं, तो इनकी कविताओं में लोक संवेदना उभर करके आती है। और कविताओं में कहीं हमें प्रकृति के सुंदर बिंब दिखाई देते हैं, कहीं हमें उनमें रागात्मक संबंध दिखाई देता है। कई कविताएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत भी हैं। बापू के प्रति जब कविता लिखते हैं, और कहीं वे कविताओं में व्यंग्य की तीखी धार लेकर के चलते हैं, राजनीति पर व्यंग्य करते हैं, गांधीवादी होने का खोखला दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग्य करते हुए, बापू के 3 बंदर कह करके उनको मुखौटाधारी कहते हुए उनके विषय में वर्णन करते हैं। पूंजीपतियों पर, सरमायादारों पर व्यंग्य करते हैं, जो किस तरह से समाज में
किसानों का, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी कविताएं एक नुक्कड़ कविताओं का भी रंग लिए हुए हैं, जो उस समकालीन परिवेश में अखबारों में जो छपता था उस भाव को लेकर के ये कविता की रचना कर दिया करते थे। तो इनका कविता संसार बड़ा व्यापक है, विस्तृत है, विविध आयामी रहा है। इन्होंने कविताओं के साथ साथ प्रबंधात्मक रचनाएं भी की, खंड काव्यों की भी रचना की। पाषाणी एक इनका काव्य है जो बरवे छंद में रचित है। पौराणिक जो अहिल्या के उद्धार की कथा आती है, उस कथा को केंद्र में रखते हुए उसे आधुनिक संदर्भ के साथ जोड़ते हुए पाषाणी इस प्रबंधात्मक रचना की वे सर्जना करते हैं। ऐसे ही एक रचना है चंदना, जो चंपा के राजा शतानीक की अपहरित राजकुमारी चंदना की करुण कथा से को केंद्र में लेकर के रची गई है। ये खंड काव्य मुक्त छंद में रचित है। ऐसे ही एक और इनका प्रबंधात्मक रचना है, खंड काव्य है भस्मांकुर। ये भी एक पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। मदन दहन की कथा, शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए, क्योंकि जब तक शिव की तपस्या भंग नहीं होगी, शिव पार्वती का विवाह नहीं होगा और उनसे उत्पन्न संतान जो है वो दैत्यों का वंश जब तक नाश नहीं करेगी, देवताओं का उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा जाता है। और जब वे अपनी सेना के साथ, अपने दल बल के साथ जाते हैं और शिव की तपस्या को भंग करते हैं, शिव समाधि से जागते हैं, तो उनके भीतर क्रोध का भाव जागृत होता है और वे कामदेव को भस्म करते हैं, और जिससे उनका नाम अनंग भी पड़ा है। तो उस पौराणिक कथा को केंद्र में रखते हुए इन्होंने बरवे छंद में भस्मांकुर इस कथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इसी तरह से एक और इनकी प्रबंधात्मक रचना है भूमिजा। भूमिजा सीता के लिए आता है, क्योंकि उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था। राजा जनक जब हल चला रहे थे तो वहाँ ज़मीन से उन्हें सीता की प्राप्ति हुई थी, एक बच्ची की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए उनका एक नाम भूमिजा भी रखा है। तो इन्होंने उस भूमिजा नाम से ही स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति सीता का आख्यान प्रस्तुत किया है। इन प्रबंधात्मक रचनाओं में 4 रचनाएं हैं, जिनमें से 3 रचनाएं नारी को केंद्रित करके लिखी गई हैं। एक अहिल्या के प्रसंग को, चंदना के प्रसंग को और सीता की दारुण कथा को लेकर के किस तरह से वे स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति बनकर के प्रस्तुत होती है, उसको केंद्र में रखते हुए ये प्रबंध काव्यों की रचना करते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं नागार्जुन के गद्य साहित्य को लेकर के। नागार्जुन ने विविध विधाओं में साहित्य की रचना की है। मूल रूप से वे कवि रहे हैं, कविता की रचना उन्होंने अधिकांश की है, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने उपन्यासों की, कहानियों की, निबंधों की रचना भी की है और अनुवाद कार्य में भी निपुण रहे। संस्कृत रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, बंगला भाषा की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। तो एक अनुवादक के रूप में भी नागार्जुन की पहचान रही है। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखे वे अधिकांशतः आंचलिकता से प्रेरित होकर के लिखे गए हैं। नागार्जुन को पहले आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, कथाकार के रूप में जाना जाता है, जिसका विकास हमें आगे चल करके रेणु में दिखाई देता है, फणीश्वर नाथ रेणु में दिखाई देता है। उनका महला आंचल तो पूरी रूप से आंचलिक उपन्यास ही रहा है, जिसमें अंचल विशेष को ही केंद्र में रख करके उसे नायकत्व प्रदान करके वे रचना करते हैं। पूरी आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नागार्जुन इस तरह से अंचल विशेष को केंद्र में तो रखते हैं, पर उसे नायकत्व प्रदान नहीं करते।
परंतु भाषा में आंचलिकता सर्वत्र हमें दिखाई देती है। इनका पहला उपन्यास रहा रतिनाथ की चाची, जो 1948 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में एक मातृहीन बच्चे और एक विधवा चाची की यंत्रणा का चित्रण, बड़ा साक्षात चित्र, एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। समाज द्वारा किस प्रकार एक विधवा स्त्री का शोषण किया जाता है, एक अनाथ बच्चे का शोषण किया जाता है, उसका एक यथार्थ चित्र नागार्जुन इस उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही उनका एक दूसरा उपन्यास रहा है बलचनमा, जो 1952 में प्रकाशित हुआ। और ये उपन्यास एक किशोर मजदूर के शोषण पर केंद्रित रहा है। एक छोटा सा बालक है बलचनमा, वो किस तरह से उसका पूरा जीवन एक बंधुआ मजदूर के रूप में बीतता है, आजीवन वे उस यंत्रणा को सहन करता है, उसको केंद्र में रखा गया है। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है एक छोटे से अपराध के कारण। उसने आम चुराया, जिसके कारण जमींदार ने उसको पीट पीट करके मार दिया। और उसी का बेटा बलचनमा उसी पिता के हत्यारे के पास ही मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। उसको वही भैंसे चराने का काम दिया जाता है। वे केवल भैंसे ही, और उसको महीने के 2 आने मिलते हैं, और केवल भैंसे चराने का ही काम नहीं करता, वे घर के सभी कार्य करता है। घर की सफाई भी करता है, मालकिन की मालिश भी करता है, बच्चों को खिलाने का काम भी करता है, बाजार का काम भी करता है। तो जो भी उसे काम दिया जाता है वे करता है, और उसे साथ में किसी काम को ना करने पर या करने में विवश होने पर उसकी पिटाई भी होती है। तो नागार्जुन की दृष्टि मार्क्सवादी रही। वे बलचनमा को एक मजदूर विद्रोही के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नागार्जुन को प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कहा जाता है। प्रेमचंद भी जहां गरीब किसान की समस्या को उठाते हैं, किस तरह से जमींदार वर्गवाद द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, महाजनों द्वारा किसानों का शोषण होता है और पूरा जीवन उनका बंधुआ मजदूर के रूप में व्यतीत होता है, और पूरा जीवन वो ऋण चुकाने में ही लगे रह जाते हैं और मूल नहीं चुका पाते, ब्याज ही इतना अधिक चढ़ता चला जाता है। हम गोदान उपन्यास देखते हैं, होरी की कथा वहाँ देखते हैं। होरी जो पूरा समय किसानी का कार्य करता है, खेती करता है, और अंत में थक हार करके वो कारखाने में मजदूरी करना प्रारंभ कर देता है। नागार्जुन का बलचनमा जो उपन्यास है वो उसी कथा को आगे बढ़ाने वाला है एक तरह से, जहां वे ये घोषित करते हैं कि केवल कृषि व्यवसाय में, केवल कृषि कर्म में ही शोषण नहीं है, अपितु मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को भी उसी तरह से शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। प्रेमचंद जहां अपने पात्रों को अपने जीवन की उस त्रासदी को अपना भाग्य मान लेने की एक विडंबना के रूप में स्वीकार कर देते हैं, वहां नागार्जुन अपने पात्र को विद्रोही के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा ही यही है कि यूनियन बने, मजदूर वर्ग एकत्रित हो, और जो साम्राज्यवादी शक्तियां, पूंजीवादी शक्तियां हैं, जो शोषणकारी हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, उनका विद्रोह करें और उनके भीतर चेतना जगाने का कार्य किया जाता है। तो नागार्जुन उसी विचारधारा से प्रभावित है, प्रेरित है। तो ये जो किशोर मजदूर है, जो निरंतर आजीवन शोषण का शिकार रहा है, परंतु उसके भीतर कहीं जमींदारों के प्रति, पूंजीपति वर्ग के प्रति, सरमायादारों के प्रति विद्रोह का भाव रहता है, और वह उस विद्रोह को
अपने जीवन, अपने भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है, वे उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाता है। स्वयं तो कष्ट सहन कर लेता है, स्वयं तो यंत्रणा सहन कर लेता है। उसकी माँ, उसकी दादी, वो दूसरों के घरों में जाकर के जूठन साफ करती हैं, उसको भी वे स्वीकार कर लेता है। परंतु जब उसकी बहन की इज्जत पर प्रहार किया जाता है, जब उसकी असमत लूटी जाती है, तो तब वो सहन नहीं कर पाता है और वे विद्रोह करता है। यही किशोर मजदूर जो है वह गांधीवादी जीवन दर्शन से प्रभावित होता है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित होता है, और मालकिन का भतीजा जो आता है, जो मार्क्सवादी है, वे उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर उसके साथ शहर चला जाता है। परंतु वहाँ जाकर के वे देखता है कि किस तरह से उसकी भी सैद्धांतिकता में और व्यवहार में अंतर है, कि गांधीवाद के नाम पर किस तरह से वे अपने गांव से कट गया है और शहर में आकर के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गांधीवादी जीवन दृष्टि को अपनाए हुए हैं। तो इसके प्रति वह विरोध भी करता है, उसका मोह भंग भी होता है। तो एक बलचनमा जो है वो वास्तव में एक प्रतीक रूप में भी है, उन व्यक्तियों के प्रतीक रूप में आया है जो गांधीवादी जीवन दृष्टि से प्रभावित होकर के, गांधीवादी चेतना से प्रभावित होकर के उस मार्ग पर चल पड़े थे, परंतु वहाँ जब वास्तविकता देखते हैं तो उनके मोह भंग होता है। तो इसी गांधीवादी जीवन दृष्टि और व्यवस्था से मोह भंग का उदाहरण हम इस बलचनमा उपन्यास में देखते हैं। एक अन्य उपन्यास है उनका नई पौध, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। अनमेल विवाह का सक्रिय और रचनात्मक विरोध इस उपन्यास में नागार्जुन करते हुए दिखाई देते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध इनका आंचलिक उपन्यास है बाबा बटेसरनाथ, 1954 में प्रकाशित हुआ है। ये पाठ्यक्रम में भी निर्धारित उपन्यास है, एक प्रयोगात्मक उपन्यास है, एक नया रूपात्मक प्रयोग इसमें नागार्जुन करते हैं, विषय के स्तर पर भी और कला के स्तर पर भी, उसके शिल्प के स्तर पर भी। तो एक नए रूपात्मक प्रयोग के रूप में ये उपन्यास हिंदी साहित्य जगत में अलग ही स्थान रखता है। इसमें आदि कहानी वट वृक्ष कहता है, और आदि कहानी इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र जय किशुन है वे कहता है। इस उपन्यास में मूल रूप से गांव के अतीत और वर्तमान की विसंगतियां अपने अंतर विरोधों में स्पष्ट रूप से चित्रित की गई हैं, कि गांव का अतीत कैसा रहा और वर्तमान क्या है। आज भी हम यही स्थिति देख रहे हैं, गांवों से पलायन हो रहा है, शहरों की तरफ आ रहे हैं, और नगरीय संस्कृति किस तरह से उनके भीतर कहीं कचोटती है, कहीं उनको जो शहरी संस्कृति अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ आकर के उसकी विसंगतियों और अंतर विरोधों को देखते हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो वे गांव लौट के जा पाते हैं और ना ही नगर की संस्कृति के साथ समायोजन कर पाते हैं। तो इस उपन्यास में इसी गांव के अतीत और वर्तमान की विसंगतियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। और इस उपन्यास में नागार्जुन जमींदारी उन्मूलन के बाद की सामाजिक समस्याओं एवं ग्रामीण परिस्थितियों का अंकन करते हैं। जमींदारी प्रथा रही पहले स्वतंत्रता से पूर्व, जिसका वर्णन हम प्रेमचंद के उपन्यासों में भी देखते हैं, और स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, समाप्त हुआ, तो उस समय समाज में अनेक प्रकार की भिन्न सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, ग्रामीण परिस्थितियां बदल गई। तो उसका अंकन भी वे अपने इस उपन्यास में करते हैं। यह उपन्यास समकालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति का यथार्थ दस्तावेज है, जो पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहा है। हम नागार्जुन जी के उपन्यासों को देखते हैं, वे अपने उपन्यास में जब सामाजिक विसंगतियां दिखाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से शोषण दिखाते हैं, तो
शोषित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हुए वह उन्हें मार्क्सवाद की ओर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं उनके उपन्यासों में ये भी प्रतीत होता है कि वे जानबूझकर के जबरदस्ती उस विचारधारा को आरोपित कर रहे हैं। अधिकांश आलोचकों द्वारा इनके उपन्यासों पर यह आरोप भी लगाया गया है। इनके अतिरिक्त नागार्जुन जी अन्य उपन्यासों की भी रचना की। वरुण के बेटे 1957 में इस उपन्यास की रचना की गई। वरुण के बेटे वास्तव में मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बड़ा सुंदर प्रतीकात्मक नाम दिया है वरुण के बेटे। जल के उनका आजीविका का मुख्य स्रोत ही जल है। पानी में वे मछलियां पकड़ते हैं, वही उनके आहार भी है और वही उनकी आजीविका का साधन भी है। तो उनका जीवन किस तरह से संघर्षों में व्यतीत होता है, उनके जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को सहन करते हुए भी वह कभी भी निराश नहीं होते। उनके जीवन में आशा का संचार सदैव बना रहता है। उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा होने के बाद भी, अनेक यंत्रणाओं को सहने के बाद भी वे उत्साह से, उमंग से भरे हुए रहते हैं और जीवन की एक एक सुख को, एक एक क्षण को बड़ी आनंद से, उल्लास से मनाते हैं, उसे जीवंत कर देते हैं। तो ये इनका छोटा सा एक लघु उपन्यास है वरुण के बेटे, लगभग 100 पेजेस का। ऐसे ही एक उपन्यास है इनका दुख मोचन, जो 1957 में प्रकाशित हुआ। चेहरे नए पुराने 1962 में प्रकाशित हुआ। एक उपन्यास इनका उग्र तारा और हीरक जयंती, ये दोनों उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुए। ऐसे ही एक उपन्यास है इमरतिया, के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था, बाद में उसको संशोधित करते हुए इन्होंने इमरतिया जमनिया के बाबा इस नाम से प्रकाशित हुआ 1968 में। इस उपन्यास में उन्होंने मठाधीशों के विकृत असामाजिक व्यापारों का पर्दाफाश किया है कि किस तरह से मठाधीश जो है समाज में दिखाने के लिए अपने आप को धार्मिक बताते हैं और किस तरह से वह स्त्रियों का, पुरुषों का शोषण करते हैं और उन मठों में असामाजिक व्यापार चलते हैं, विकृतियां उन मठों में परिव्याप्त हैं। तो उनका पर्दाफाश करते हुए इस उपन्यास की रचना करते हैं। जितना कवि के रूप में नागार्जुन की लोकप्रियता हुई, प्रसिद्धि हुई, उतनी गद्य के रूप में नहीं। उपन्यासकार के रूप में उनके बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची और बलचनमा, ये 3 उपन्यास ही अधिक प्रसिद्ध रहे। शेष उपन्यास कला कौशल की दृष्टि से उतने उत्कृष्ट कोटि के नहीं कहे जा सकते। इनके प्रायः सभी उपन्यासों में मिथिला के माटी पानी, मिथिला के फूल पौधे, वहाँ के परिवेश का रंगीन और जीवंत परिदृश्य दिखाई देता है। तो अंचल विशेष से जुड़े हुए हैं, अंचल विशेष की प्रकृति को उभारा गया है। पूरे उपन्यासों में, सभी उपन्यासों में प्रकृति अपने जीवंत रूप में विद्यमान दिखाई देती है और इनके सभी उपन्यास साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित रहे। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि उपन्यास में सभी पात्रों को कहीं ना कहीं वह मार्क्स की विचारधारा से, साम्यवादी विचारधारा की ओर प्रेरित होता हुआ, उसको परिवर्तित होता हुआ दिखाते हैं और ग्रामांचल को आधार बना करके रचे गए हैं। ग्रामांचल में भी विशेष रूप से मिथिला को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि स्वयं मैथिल रहे हैं और मिथिला उनके जीवन में रच बसे, रमे हुआ है, वो उस प्रकृति में रमे हुए थे। इसीलिए नागार्जुन को लोक संवेदना का कवि कहा जाता है। लोक के व्रत, उपवास, लोक के संस्कार, उनके पर्व, उनकी वेशभूषा, उनके गीत उनके जीवन का अंग बने हुए थे और इन्हीं लोक के जीवन की विभिन्न संवेदनाओं को वे अपने उपन्यासों में
चित्रित करते चले जाते हैं। पूरा एक बिंब प्रस्तुत, पूरा एक ग्रामांचल का बिंब प्रस्तुत कर देते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं उनके कहानी संग्रह की। उनका एक कहानी संग्रह आसमान में चंदा तारे, और इनकी प्रमुख कहानियां हैं असमर्थ दाता, तापहारिणी, काया पलट, सूखे बादलों की परछाइयाँ, विषम ज्वर आदि। और इन्होंने निबंधों की रचना भी की। इनके 2 प्रमुख निबंध संग्रह हैं अन्नहीनम और क्रियाहीनम। नागार्जुन ने एक और जहाँ साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के हिंदी साहित्य को अपनी कविताओं से समृद्धि प्रदान की, वहीं दूसरी ओर बाल साहित्य की भी रचना की। उनके भीतर जो बाल मन था, जो आजीवन तरंगित रहा है, वे बाल कविताओं के रूप में, बाल कहानियों के रूप में प्रस्तुत हुआ। कथा मंजरी भाग 1 और भाग 2 ये इनका बाल साहित्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियाँ, ये इनकी बाल साहित्य की रचनाएं हैं। और इन्होंने संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया हुआ था, परंतु जब स्वयं सृजन करते हैं, कविताओं की सर्जना करते हैं, तो जहाँ एक और छायावादी कविता ध्वन्यात्मकता से, कलात्मकता से, बिंबात्मकता से, प्रतीकात्मकता से बोझिल क्लिष्ट हो गई थी, वहाँ नागार्जुन अपनी विद्वत्ता को, अपनी संस्कृतज्ञता को अपनी रचनाओं में कहीं पर भी अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करते हैं। कहीं भी उस संस्कृत शैली को अपना करके कविताओं को क्लिष्टता प्रदान नहीं करती हैं। उनकी कविताएं एक सहजता के रूप में, एक स्वाभाविक बोलचाल की भाषा के रूप में सहज अभिव्यक्ति प्रदान प्राप्त करती चली जाती हैं। परंतु उन्होंने संस्कृत रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया, जैसे विद्यापति के गीत, मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध गीति काव्य रहा, उसका हिंदी में अनुवाद किया, और जयदेव के गीत गोविंद, उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसी तरह से इन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की। अधिकांशतः जो इनकी संस्कृत की रचनाएं रही वे आज उपलब्ध नहीं है। उनका कहीं कहीं उल्लेख मात्र मिलता है पर उपलब्ध नहीं है। लेनिन स्तोत्रम, देश दशकम, चिनार स्मृति इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं। और बंगला में मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इसका हिंदी अनुवाद भी किया। नागार्जुन का जो पूरा साहित्य सृजन है, जो उनकी रचनाएं हैं, उनका परवर्ती काल में चल करके संचयन किया गया। नागार्जुन रचना संचयन, जिसका संपादन राजेश जोशी ने किया। इसी तरह से नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है, शोभाकांत ने इसका संपादन किया है। और नागार्जुन की कुछ चुनी हुई रचनाओं को लेकर नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं वाणी प्रकाशन से भी प्रकाशित हुई हैं। तो उनकी संस्कृत में रचित, बंगला में, मैथिली में, हिंदी में रचित सभी गद्य की रचनाएं, पद्य की रचनाएं इन रचनावली में उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों, उन्हें जो विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1969 में उन्हें पत्रहीन नग्न गाछ, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भारती संस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली कर शरण गुप्त पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बिहार सरकार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा उन्हें एक प्रतिष्ठित सम्मान शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन की जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और उनके रचना संसार पर बात की। अपनी इसी चर्चा को हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे, उनके काव्य की मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।